हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं जेपीएससी मेंस का पेपर 2 अपलोड कर रहा हूं और आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इस पे हम एनालिसिस करते हैं। तो ये पेपर 2 है जिसमें हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर था। ठीक है, हिंदी भाषा एवं साहित्य। ये 3 घंटे का पेपर है। 3 घंटे का पेपर होता है ये, और इसमें कुल मार्क्स हैं 150 तो इसमें यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, हाशिए में पूर्णांक दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाग ए में कुल 4 प्रश्न हैं, 1 से 4, एवं भाग बी में कुल 4 प्रश्न हैं। ठीक है, इसके 2 भाग हैं, भाग ए और भाग बी, दोनों में 4-4 प्रश्न हैं। 1 से 4 भाग ए में है और भाग बी में 5 से 8 हैं। ठीक है, और इसमें 6 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 का उत्तर देना अनिवार्य है। अनिवार्य प्रश्न संख्या 1 एवं प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत कुल 7-7 प्रश्न हैं। इन 7-7 प्रश्नों में से 5-5 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, 1 और 5 के अंतर्गत 7-7 प्रश्न हैं, 7-7। इनमें से सिर्फ आपको 5-5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अनिवार्य प्रश्न संख्या 1 एवं प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत प्रत्येक भाग में से कम 1 एवं कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो ये निर्देश हैं। अब यहाँ पे आप भाग ए का क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। भाग ए में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं भाग ए से। 19वीं शताब्दी के खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास का परिचय दीजिए। ठीक है, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली में हिंदी गद्य का विकास किस तरीके से हुआ, इसका परिचय देना है। ठीक है, खड़ी बोली ये इंडिया के उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश साइड में बोली जाती है। हरियाणा आसपास बोली जाती है, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। और ज़्यादातर साहित्य की रचना खड़ी बोली में ही होती है हिंदी में। ठीक है, तो पहले जो साहित्य की रचना होती थी वो पद्य विधा में होती थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे 19th सेंचुरी के आगमन के बाद, यानी 19th और 20th सेंचुरी के आसपास जो साहित्य की रचना हुई वो ही गद्य के रूप में। ठीक है, पद्य के रूप में मतलब कविता के फॉर्म में, और गद्य के रूप में मतलब निबंध रचना कहानी के फॉर्म में। ठीक है, उपन्यास के फॉर्म में। तो खड़ी बोली में हिंदी गद्य के विकास का परिचय देना था। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न था देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता को स्पष्ट कीजिए। तो देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता किस चीज़ से स्पष्ट होती है? देवनागरी लिपि वह लिपि होती है जो जैसा लिखा जाता है ठीक वैसा ही पढ़ा जाता है। जैसे अंग्रेजी में लिखा हुआ कोई वर्ड है तो उसको जब आप प्रोनाउंसिएट करेंगे, ठीक है, उसका जब उच्चारण करेंगे तो उसमें कुछ कुछ जो लेटर्स होते हैं वो साइलेंट होते हैं, लेकिन हिंदी में कोई भी लेटर साइलेंट नहीं होता है। तो ये देवनागरी लिपि का एक बहुत बढ़िया फीचर है। तो इसी तरह वैज्ञानिकता स्पष्ट करने के लिए कई ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। और पूरी दुनिया में देवनागरी लिपि में जितने प्रतीकों का इस्तेमाल होता है, पूरी दुनिया में इतने प्रतीकों का इस्तेमाल किसी भी दूसरी लिपि में नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से आप पॉइंट वाइज लिख सकते थे। दूसरा प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी आंदोलन के बारे में विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न था राजभाषा के रूप में हिंदी की वर्तमान स्थिति का विवेचना कीजिए। राजभाषा हिंदी, ये संविधान के आर्टिकल 343 में लिखा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको करना था कि रूप, राजभाषा के रूप में हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है, इसके ऊपर आपको विवेचना करना था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है काव्य प्रयोजन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रयोजन, प्रयोजन मतलब होता है उद्देश्य।
तो काव्य का उद्देश्य क्या होता है, काव्य रचना के पीछे क्या उद्देश्य होता है, इसको आपको पॉइंट आउट करना था। तो इसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करने थे। ए में और 2 क्वेश्चंस हैं। संचार की भाषा के रूप में हिंदी का विवेचन कीजिए। संचार की भाषा, संचार के माध्यम बहुत सारे होते हैं, ठीक है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मोबाइल, तो बहुत सारे कंप्यूटर, तो ये सारे संचार के जनसंचार के माध्यम हैं। तो इन जनसंचार के माध्यमों में भाषा का, हिंदी भाषा का प्रयोग कैसे होता है, इस पर आपको विवेचना करना था। और अगला क्वेश्चन है, भाषा परिवर्तन के सामाजिक कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो भाषा किस तरीके से परिवर्तित होती है सामाजिक कारणों की वजह से, तो ये आपको लिखना था, ठीक है। तो थोड़े इजी क्वेश्चन थे, अगर आपने अच्छा प्रैक्टिस किया था तो आपने अच्छा क्वेश्चन लिखा, अच्छे आंसर्स लिखे होंगे। फिर देखते हैं दूसरे नंबर पर क्या क्वेश्चन था। कार्यालयी हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर स्पष्ट कीजिए। कार्यालयी हिंदी क्या होती है और सामान्य हिंदी क्या होती है, तो दोनों के बीच अंतर बताना था। इसको आप इस तरीके से लिख सकते थे कि कार्यालयी हिंदी, और एक साइड आपको लिखना था लाइन खींच करके सामान्य हिंदी। तो इस तरीके से दोनों के बीच अंतर आप स्पष्ट दिखा सकते थे, ठीक है। कार्यालयी हिंदी थोड़ी जटिल होती है, सामान्य हिंदी थोड़ी सरल होती है ना। तो इस तरीके से कई पॉइंट्स आप लिख सकते थे। फिर रस के विभिन्न अवयवों का परिचय दीजिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपने रस दिया है तो रस के करीब 4-5 अवयव होते हैं, उसी का आपको जिक्र करना था, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, काव्य हेतु क्या है। काव्य हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण, मतलब काव्य क्यों लिखा जाता है, इसके पीछे क्या कारण होता है, ठीक है। काव्य हेतु के 3-4 कारण हैं, जिसको आप यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते थे। इसका विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। तो मैंने नोट बनाया है हिंदी का, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट ज़रूर करें। फिर अगला क्वेश्चन था, कार्यालयी हिंदी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। देखिए कार्यालयी हिंदी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है राजभाषा हिंदी, ठीक है, जो 343 आर्टिकल में मेंशन है, 343 से 351 तक, ठीक है। तो इसी हिंदी के फीचर्स के बारे में बताना था, अलग अलग रूप कौन कौन से रूप होते हैं इसके बारे में बताना था। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, अनेकार्थी और पर्यायवाची शब्दों में क्या अंतर है, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन था कि अनेकार्थी और पर्यायवाची शब्दों में अंतर बताना था। अनेकार्थी मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ, पर्यायवाची मतलब एक वस्तु के अनेक शब्द, ठीक है, एक अर्थ वाले अनेक शब्द। फिर था अव्ययी भाव समास का परिचय दीजिए। अव्ययी भाव समास, ठीक है, अगर आपने समास बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं इस विषय पर। फिर भाग बी, इसमें 5 क्वेश्चन करने थे, ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चंस दिए थे, लेकिन 5 ही क्वेश्चन इसमें करने होते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आलोचनात्मक परिचय दीजिए। साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा का आलोचनात्मक, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, इसके ऊपर आपको क्रिटिकली एनालाइज करना था, ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस करना था। तो ये आप लिख सकते हैं। भक्ति आंदोलन के उदय संबंधी प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन क्यों पैदा हुआ, भक्ति आंदोलन जो साउथ इंडिया में लगभग 6th सेंचुरी और नॉर्थ इंडिया में लगभग 14th और 15th सेंचुरी के बीच जो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था, इसके क्या क्या कारण थे, ये आप लिख सकते हैं। सगुण भक्ति काव्य की लोकधर्मिता को रेखांकित कीजिए। सगुण भक्ति, देखिए भक्ति के 2 रूप थे, सगुण और निर्गुण, ठीक है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। तो आपको लिखना था सगुण भक्ति धारा के बारे में।
ठीक है। सगुण भक्ति धारा, इसको आप दो भागों में बांट सकते थे। जिसमें है, एक है कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको लिखना था, लोक धर्मिता को रेखांकित करना था, लोक धर्मिता के बारे में लिखना था। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने ज़रूर लिखा होगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। अगर भक्ति आंदोलन को आपने पढ़ा होगा तो ये आपके लिए आसान हो सकता है। अगला क्वेश्चन था, रीतिकालीन काव्य परिवेश का परिचय दीजिए। रीतिकाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। रीतिकाल, ठीक है। तो रीतिकाल का जो उदय माना जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका उदय लगभग हुआ था 1643 एडी में, और ये चला था 1843 एडी तक। ठीक है। तो किस परिवेश के आधार पर, मतलब किस परिवेश में रीतिकालीन काव्य की रचना की गई थी? रीतिकालीन काव्य के पीछे क्या परिवेश थे जो उसके फैक्टर बने थे? तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। मेरे पास नोट है इसका, अगर आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। फिर अगला है, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं। नई कविता में तो अभी 1947 की बाद की कविताएं आएंगी, ठीक है, आधुनिक कविताएं आएंगी। तो उनकी विशेषता के बारे में तो आप अगर नहीं भी पढ़े होंगे तब भी आप इसको आसानी से लिख सकते थे, लेकिन पढ़े होते तो और अच्छे से लिख सकते थे इसको। हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों में स्त्री शिक्षा विषय पर निबंध लिखिए। तो स्त्री शिक्षा विषय पर निबंध लिखना था। हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों में स्त्री शिक्षा को किस तरीके से उपन्यासों में उतारा गया है, किस तरीके से उसमें प्रदर्शित किया गया है, इस चीज़ को लिखना था। ठीक है। मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु का जो उपन्यास है मैला आंचल, इसमें बावन दास की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। ठीक है। तो बावन दास एक कैरेक्टर है जो मैला आंचल उपन्यास में थोड़ी देर के लिए जिसे दिखाया जाता है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है। और जैसे ही बावन दास की एंट्री होती है, जो कथानक है मैला आंचल की, वो उस तेज़ी से बढ़ने लगती है और उसमें एक उत्साह आ जाता है। ठीक है। और बावन दास जो होता है वो गांधी जी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मतलब गांधीवादी विचार को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बावन दास, और देश के लिए ये शहीद हो जाते हैं। तो थोड़े समय के लिए अवतारित होते हैं मैला आंचल उपन्यास में, और फिर इनकी भूमिका ख़त्म हो जाती है, लेकिन कथानक को गति मिल जाती है। तो ये भी आप अच्छे से लिख सकते थे। इसको ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखा जा सकता था, कम ही शब्दों में लिखा जा सकता था, क्योंकि बावन दास की भूमिका ज़्यादा नहीं है, बस कुछ समय के लिए है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के कविता में समाज विषय पर निबंध लिखिए। तो तुलसीदास तो लगभग हर बार जो जेपीएससी के द्वारा हर बार पूछा जाता है, तो तुलसीदास को तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना ज़्यादा समझदारी की बात होती है। ठीक है दोस्तों। भारतेंदु योगीन नाटकों की विषय वस्तु का विश्लेषण कीजिए। भारतेंदु योगीन नाटक, ठीक है। भारतेंदु का युग जो माना जाता है, इसका युग माना जाता है लगभग 1850 से 1885 आसपास तक का समय को माना जाता है भारतेंदु युग। ठीक है। और नाटकों का उदय लगभग इसी युग में हुआ, भारतेंदु युग में ही नाटकों का उदय हुआ, हिंदी नाटकों का। ठीक है। तो भारतेंदु युग बहुत इम्पोर्टेंट है हिंदी साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन था 7वां नंबर का, छायावादी कविता में निहित राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना पर विचार कीजिए। तो छायावाद काल, तो जितने भी इसमें टॉपिक हैं मैंने बहुत अच्छे से नोट बनाए हैं, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करा दूँगा। तो छायावादी कविता, छायावादी काल का समय माना जाता है 1918 से 1936 ईस्वी तक का समय को छायावादी काल माना जाता है। और छायावादी कविता में निहित राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, इसमें दो ही तो चेतना थी, एक तो राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक
सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक चेतना। मतलब आप मान के चलिए कि 3 चेतनाओं के ऊपर कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक चेतना। ठीक है, क्योंकि छायावादी काल जो था वो स्वतंत्रता से पहले का काल था, 1947 से पहले का काल था। ठीक है, मतलब इस समय जो था फ्रीडम स्ट्रगल बहुत तेज़ी पर था। ठीक है, और इसीलिए जो कविता के जो विषय बने वो फ्रीडम स्ट्रगल से ही रिलेटेड विषय बने। तो इसका बैकग्राउंड अगर आप समझ जाएंगे तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से कविता में निहित राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना पर लिख सकते थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बढ़िया से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, ललित निबंध की विशेषताएं बताइए। ललित निबंध अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से इस पर लिख सकते हैं। ललित निबंध मतलब जो सुख देने वाले निबंध हैं। फिर ये 8वां नंबर पे इसमें कविता का लाइन दिया हुआ है। ठीक है, इन कविताओं के लाइन को पढ़ करके आप इसके प्रसंग का व्याख्या कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यही है, कविता की लाइन पढ़िए और किस कविता से लिया गया है उसका प्रसंग का व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसका प्रसंग क्या है वो व्याख्या करना था। और लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, हिंदी में स्त्री आत्मकथा तथा आदिवासी साहित्य का परिचय देना था। हिंदी में स्त्री आत्मकथा और आदिवासी साहित्य अथवा, है ना, दोनों में से कोई एक का परिचय देना था। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन के नेचर की बात करें तो क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया था। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करना था और ऑप्शन भी आपके पास था कि आप अथवा अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, तो मेरे पास हिंदी साहित्य के नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा और आपको इतनी जानकारी मिल गई होगी कि हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा और साहित्य में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेपीएससी परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।